ये देश की संसद है। संसद के पीछे की तस्वीरें हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये किसकी गुंडागर्दी है। नमस्कार, देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कुछ सांसद चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ हल्ला मचाते हैं, गरिमा की धज्जियां उड़ाते हैं, कुछ एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, असभ्यता दिखाते हैं। इन्हें चुनने वाली जनता पूछ रही है कि ये सांसद कौन है। मेरे देश की संसद मौन है, बेहद अशोभनीय है, मगर सच्चाई यही है कि देश के उच्च सदन में बहुत निम्न हरकत हुई है। ऐसी हरकत जिसने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को शर्मसार करके रख दिया है। ऐसी हरकत जिसे देखकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस होता है। विपक्ष कह रहा है कि उनके साथ गुंडागर्दी हुई। सत्ता पक्ष के मंत्री बोल रहे हैं कि विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। इन सब के बीच बेचारी हो गई है देश की जनता और ये पूछ रही है कि ये किसकी गुंडागर्दी है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए। जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते? हाईवे और ये हाईवे का जो विपक्ष का रवैया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरी दुनिया देख रही है भारतीय लोकतंत्र के मंदिर उच्च सदन में निम्न हरकतें। कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी से बदसलूकी कर रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को घसीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। नारेबाजी है, हंगामा है, बवाल है, सभ्यता राज्यसभा में पामाल है। पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। 4 तारीख को 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए and she has given in writing. तो रखिए किनारे इस सवाल को कि किसने उड़ाई सभ्यता की धज्जियां, किसने ढहाई मर्यादा की मीनारें, किसने लोकतंत्र में लिपटे सियासी संस्कारों को दे दी तिलांजलि। बस ये समझिए कि 11 अगस्त का दिन जीते जागते राष्ट्र पुरुष कहे जाने वाले भारत के भाल पर दागदार इश्तहार चिपका देने वाली तारीख बन गई। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। होती थी पहले भी नारेबाजियां सदनों में, होते थे विपक्षी भी नाराज सरकार से, जताते थे पहले भी सांसद अपना विरोध, फेंकते थे कागज या फाड़ भी देते थे बिल की कॉपी, कभी कभी चढ़ जाते थे टेबल पर या अड़ जाते थे बातों पर। मगर ये जो हुआ है ये अप्रत्याशित है, अपमानजनक है, अनैतिक है, अनादर है, अवज्ञा है, अवहेलना है, अवमानना है। उच्च सदन में निम्न हरकतें हुई हैं। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है।
तो इस महान देश की जनता प्रतिनिधि क्यों चुनती है? इसलिए कि वो सदन में इस तरह लड़े, इसलिए कि वो एक दूसरे पर इस तरह कीचड़ उछालते रहे, इसलिए कि वो कामकाज को ठप कर दे, इसलिए कि वो एक दूसरे को दोष देकर जनता का पैसा जनता के नाम पर जनता के सामने ही बर्बाद कर दे। किस लिए? The voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. संसद चलनी थी 2 दिन और, लेकिन नहीं चली। वैसे तो ठीक से चली एक भी दिन नहीं। राज्यसभा में महज 28% काम हुआ, लोकसभा में महज 22%, लोकसभा में महज 21 घंटे ही काम हुआ। तो संसद ठीक से नहीं चली, लेकिन जितनी भी चली उस हिसाब से भी 2 दिन पहले दोनों सदनों के मॉनसून सत्र का समापन कर दिया गया। विपक्षी पेगासस पर चर्चा चाह रहे थे, सरकार कह रही थी जासूसी कांड कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्षी पीएम का जवाब चाह रहे थे, सरकार कह रही थी कि फर्जी का हंगामा है। विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा चाह रहा था, सरकार कह रही थी कि हल्ला मत कीजिए, बात कीजिए। लेकिन बात हुई कहाँ? हुआ तो ये है, उच्च सदन में निम्न हरकतें। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है, ऑल सेशन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है। आई डिमांड इफ दे हैव लिटिल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, दे शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। आरोप लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। जो कल विपक्ष में थे आज सत्ता में हैं, जो सत्ता में थे वो विपक्ष में हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती इस देश की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा पर न्यूनतम संस्कार भी न दिखाना सांसदों को शर्मिंदा करता है। शर्मनाक है, मगर क्या करेंगे, सच है। आज तक ब्यूरो। तो संसद शर्मसार हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन है जिम्मेदार इसका? सियासत अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप भी अपनी जगह है, नाराजगी और विरोध भी अपनी अपनी जगह, लेकिन संसद की एक गरिमा होती है, सांसदों की एक मर्यादा होती है, लोकतंत्र के सबसे बड़े अहाते का अपना सम्मान होता है। लेकिन इन सब का ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभद्रता पर अभी भी सियासत जारी है और पहले से ज्यादा तेज है। एक दूसरे को इस अभद्रता का जिम्मेदार बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि सवाल बना हुआ है कि आखिर ये किसकी गुंडागर्दी है। तो राज्यसभा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों हो रही है संसद बार बार शर्मसार? सरकार विपक्ष को घेर रही है तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। लगभग पूरा विपक्ष हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में
इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। न संसद की गरिमा का ख्याल, न महिलाओं का सम्मान। संसद को तमाशा बना देने वाले कौन हैं? जिन सांसदों को जनता ने चुनकर संसद भेजा था, उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को उतारना पड़ा। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। देखिए, इतना फोर्स तो मैंने कभी मार्शल का देखा नहीं है, और वो पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब ये कि आप बोलने ही नहीं दोगे, और पहले से फोर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में फोर्स लाने की कहाँ जरूरत है? तो डिबेट और डिस्कशन का विषय है, तो इतना सारा फोर्स मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। पुरुष सांसद लोग धक्का धूमी किए, जिसके साथ हम गिर गए, और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कोई महिला में दम नहीं है जो फूलो देवी नेता और छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को धक्का दे, गिरा दे। ये पुरुष सांसद लोग किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो मुद्दे संसद के अंदर गूंजने चाहिए थे, वो संसद के बाहर सिर्फ सियासत तक सीमित हो गए। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। में आपको नजर आएगा राहुल गांधी और उनके साथ तिरुचि शिवा, इधर बाकी सहयोगी दल के नेता है विपक्ष के, संजय राउत, अधीर रंजन चौधरी, एम.के. प्रेमचंद्रन, विनय विश्वाम, खड़गे, सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद है। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. राज्यसभा के शर्मनाक बवाल का जिक्र करते वक्त राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखें नम हो गई। वेंकैया ने तब विपक्ष की जमकर खबर ली थी। लेकिन आज विपक्ष फिर से उपराष्ट्रपति के दर पहुंच गया, जहां हंगामे का दोष सरकार पर मढ़ा गया। उधर रूल बुक फेंकने की घटना को लेकर बीजेपी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचा और वीडियो फुटेज दिखाकर दोषी सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की। आखिर आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में संसद की भेंट कब तक चढ़ेगी? आखिर जनता के पैसों को कब तक बर्बाद किया जाएगा? आखिर संसद की गरिमा कब तक इस तरह तार-तार होगी? मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन अपने पीछे ये तस्वीर छोड़ गया है, जो संसद के इतिहास में किसी काले धब्बे से कम नहीं है। उच्च सदन की निम्न हरकतें। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जनता ने अपने जनप्रतिनिधि कम से कम इसलिए तो नहीं चुने कि वो संसद के भीतर लोकतंत्र के अभिमान को अपनी अराजकता से कुचल दे। कम से कम इसलिए तो नहीं होते माननीय कि वो ऐसी हरकतें करे जिस पर देश को शर्मिंदा होना पड़े। कहने के लिए तो सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है, मगर इस मंदिर में पाप की वो कथा लिखी है जो कालिख बनकर इसी सदन के बुर्ज पर अटकी रहेगी बरसों बरस तक। Want to run the house like this? I am adjourning the house to meet the constitution. ये संसद के काले अध्याय की तस्वीर है। ये वही तस्वीरें हैं जिसने वेंकैया नायडू की आंखें नम कर दी। ये वही हंगामा है जिसे देखकर आज देश शर्मिंदा है। विरोध का ये कौन सा तरीका था? मुद्दे उठाने का ये कौन सा अंदाज था? डॉक्टर के केशव राव जी। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे ने सियासी भूचाल ला दिया। विरोध करते हुए पहले सांसद टेबल पर चढ़ गए।
नारेबाजी की और फिर रूल बुक फेंक दी। हंगामे का एक और वीडियो सामने आया जिसमें विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। मार्शल बीच बचाव कर रहे हैं। राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया, खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं हैं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अब हिंसा पर उतर रहा है, लेकिन विपक्ष ने शिकायत की कि महिला सांसदों को भी बख्शा नहीं गया। पूरे बेल के अंदर 40-50 मार्शल और महिला मार्शल्स को लगा के पार्लियामेंट को हाईजैक किया गया। ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। संसद के अंदर और जो सिक्योरिटीज के से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की उद्दंडता की गई, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को तार-तार करने वाली थी। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, ये नहीं देखना कि महिलाओं को किस तरीके से आप व्यवहार करें, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं, विपक्षी महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। मार्शल को मैन हैंडलिंग का कोशिश हुआ, इससे पहले भी एक बार था, इस बार तो पूरा हद पार करके, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, मार्शल के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, मार्शल को गला दबा दिया। हंगामे और रूल बुक फेंके जाने के एक दिन बाद जब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू सदन के भीतर खड़े हुए तो उनकी आवाज में दर्द छलक गया था, गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। I struggle to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. दोष जिसका भी हो, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब जरूरत है गलतियों को सुधारने की, जरूरत है विश्वास बहाली की कोशिश की, ताकि ऐसी घटना फिर न हो, संसद की गरिमा यूं तार-तार न हो। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। संसद में किसकी गुंडागर्दी है, ये सवाल बना हुआ है, मगर इसके अलावा भी एक मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पूछ रही है कि किसकी गुंडागर्दी है। जी हां, ये मसला है ट्विटर का। ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट तो लॉक किया ही, साथ में कांग्रेस के कई नेताओं का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया गया। इसके बाद तो कांग्रेस के कुनबे में हंगामा मच गया। पूरी की पूरी कांग्रेस ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये ट्विटर हैंडल तो है प्रियंका गांधी का, लेकिन इसमें तस्वीर भी राहुल की ही है। ये ट्विटर हैंडल है कांग्रेस नेता श्रीनिवास और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का, और तस्वीर भी राहुल की ही है। गजब का कंफ्यूजन किया है कांग्रेस ने, और ये इसलिए किया है क्योंकि ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। जी हां, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने के बाद
ट्विटर इंडिया ने कांग्रेस के कई नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात आगे तब बढ़ी जब ट्विटर इंडिया ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया। इसके बाद तो कांग्रेस भड़क गई। I think Twitter is just being pressurized, for it's a company that operates on profit, and Modi government is trying to stifle every voice that champions the voice of a poor girl, of a Dalit girl, and their demand for justice. दरअसल दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी। ट्विटर ने इसे नियमों का उल्लंघन माना था और राहुल के साथ इसे शेयर करने वाले सारे अकाउंट्स को ट्विटर ने लॉक कर दिया था। लेकिन ट्विटर की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरा कांग्रेस का दल उमड़ आया। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्विटर इंडिया इस समय मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, उनके प्रेशर में काम कर रहा है, हम जानते हैं। हम सोचते थे वो निष्पक्ष होंगे, लेकिन वो निष्पक्षता नहीं दिखा रहे। आज आईएनसी इंडिया का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इतने सारे लीडर्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, राहुल गांधी जी का अकाउंट जो है कितने दिन से ब्लॉक किया हुआ है। और जो इतने हेट मॉन्गर्स हैं, क्या उनका आज तक एक भी ट्वीट डिलीट हुआ है? या बात अब मानसून की मार के साथ जहां कई लोगों ने अपने को खो दिया, ये आफत दुखों का पहाड़ बनकर बरसी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हिमाचल के किन्नौर में हादसे की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। 14 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है, वहीं अब तक 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इन सब के बीच लगातार दरक रहा पहाड़ बचाव की मुहिम में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। किन्नौर के चौरा और नेगुलसरी के बीच थाच नाला का ये वही खतरनाक मोड़ है जहां पहाड़ मौत बनकर बरसा था। 28 घंटे बाद इस खौफनाक इलाके में तबाही के निशान बाकी हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों की तलाश जारी है। वहीं हाईवे को खोलकर कई घंटों से फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये जो मेरे पीछे ठीक आप स्पॉट देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ऊपर से पहाड़ का मलबा गिरा है और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो कि हिमाचल को चाइना बॉर्डर, रिकांगपिओ, लाहौल स्पीति से जोड़ता है और ये फिर आगे पूरा हाईवे शिमला होते हुए दिल्ली तक जाता है। अब वो जहां पर वो बस दिखाई दे रही है, कल ठीक ऐसे हालात थे जैसे ये बस है, ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरी की पूरी बस उसके अंदर समा गई। उसके आगे 4 कारें थी, वो कारें भी उसमें समा गई। पहाड़ बार बार दरक रहा है और रेस्क्यू का काम खतरे से खाली नहीं। नीचे गहरी खाई है, सतलुज नदी उफान पर बह रही है, वहीं ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। किन्नौर लैंडस्लाइड में राहत और बचाव में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे ठीक ऊपर देखिए। पहले हम ऊपर से आपको नीचे का एंगल दिखा रहे थे और बीच में एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहां से एक बार फिर से ऊपर से जो मिट्टी का धुआं दिख रहा है, दरअसल वहां पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से जो लोग रेस्क्यू में सर्च में लगे हुए हैं उनको दिक्कतें आ रही है। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीआरएफ और आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मौसम कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे का निशान बना हुआ है और रह रह के जो लैंडस्लाइड हो रही है उससे राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। उधर खाई में गिरी बस में सवार यात्रियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गहरी खाई और दरकते पहाड़ में जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं, वहीं ड्रोन की मदद से ही रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल अब भी कई लोग लापता हैं। बस में सवार यात्रियों के अलावा एक ट्रक और एक कार में सवार शख्स का भी सुराग नहीं मिला है। ये सभी करीब 28 घंटे पहले 11 अगस्त सुबह 11:56 पर इस तबाही के शिकार हुए थे, जब अचानक दर के पहाड़ ने चंद सेकंड में कई जिंदगियां समेत आधा दर्जन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस तो 700 मीटर गहरी खाई में इस तरह गायब हुई कि उसका अता पता ही नहीं चला। जहां से बस नीचे गिरी वहां से नीचे देखने भर से ही इंसान सिहर उठता है। जो एनडीआरएफ के लोग दिखाई दे रहे हैं वो मेरे यहाँ से 700 से 800 मीटर की ऊंचाई पर है और उसके साथ में ही सतलुज नदी आपको दिखाई दे रही है। सतलुज नदी भी उफान पर है और जब ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि जो ये नेशनल हाईवे 5 है मेरे पीछे, यहाँ पर
बस खड़ी हुई थी और उस बस में तकरीबन ये बताया जा रहा है कि रिकांगपिओ से 21 लोग सवार हुए थे और रिकांगपिओ से शिमला ये बस जा रही थी और बीच बीच में जब बस जाती है तो मुसाफिर बीच में भी चढ़ते हैं। हालांकि संख्या अभी तक साफ नहीं हुई है। इससे पहले रात को रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3:30 बजे शुरू किया गया। खाई में गिरी बस का सुराग करीब 17 घंटे बाद सुबह 5 बजे मिला। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान जब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में पहुंचे तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। बस का पुर्जा पुर्जा इन चट्टानों के बीच बिखरा था। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से उन लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए जो कुदरत के क्रोध में बेमौत मारे गए। वहीं बचाव में जुटे दल भी खतरनाक हालातों में काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में चैलेंज और चुनौतियां क्या क्या आपको आई? चैलेंज देखा जाए, सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लुकआउट मैन लगा हुआ है, एनडीआरएफ आईटीबीपी के लुकआउट मैन लगे हुए हैं। ये जो बोल्डर्स है कंटिन्यू गिर रहे हैं और जो ठीक इसी खाई में जो हमारा मेन ऑपरेशन है इसी खाई में होना है, जिसमें कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और उसके बीच में बॉडीज जो कि हमारी कैजुअलिटीज या फिर कोई बचा होगा तो उसी के बीच में है और बोल्डर्स कंटिन्यू गिर रहे हैं। तो इन बोल्डर्स के लिए हमने लुकआउट मैन इधर भी और जो टॉप है उसके पीछे भी एक टीम जो है वो कंटिन्यू देख रही है कि कहीं बड़े बोल्डर से हम जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसी के चपेट में ना जाए। मलबे के साथ खाई में गिरी बस का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं मिले, एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहां मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। जब लोहे की बस कुदरत के इस मार के आगे तिनके की तरह बिखर गई तो हाड़ मांस के इंसानों की क्या बिसात थी। This is the first body that has been recovered by us. ये उस हिमाचल रोडवेज की बस में सवार थे जो रिकांगपिओ से शिमला जा रही थी। रिकांगपिओ में 21 यात्रियों ने टिकट खरीदी थी। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, मगर वो इतने सदमे में हैं कि बस में सवार यात्रियों की संख्या पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहे। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी को यहां से निकालने की कोशिश है, चाहे वो जिस भी हालत में हो। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक। पहाड़ से पत्थरों की बारिश दुखों का पहाड़ लेकर आई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब भी अपनों की तलाश है। आज तक से बातचीत में किसी ने कहा कि उनके पिता बस में सवार थे तो किसी दूसरे ने कहा कि उनका भाई बस में था, मगर अब तक उनका कोई अता पता नहीं चल सका है। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। जिसने इस रेस्क्यू में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। सीएम साहब आएंगे, हम बात करेंगे उनसे। एक दर्द समझो, मेरे भी पिताजी है उस बस में, कोई पता नहीं जिंदा या मर गए हैं। मेरा भाई था, कोई जानकारी नहीं है अभी तक और कुछ पता नहीं लग रहा है। कई बार फोन करने पर नॉट रीचेबल आता रहा, उसके बाद तो फिर फोन जो स्विच ऑफ ही हो गया। बचाव में देरी पर गुस्सा भी है और अपनों को खोने का गम भी। मौत का पहाड़ ऐसा टूटा कि किसी से उसका बेटा छिन गया, किसी से उसका बाप, तो किसी से उनकी बेटी या मां। चंद सेकंड में हंसती खेलती जिंदगियां पहाड़ से पाताल में समा गई। खौफनाक खाई में मौत की चीख निकल गई। बदकिस्मती का वो ऐसा पल था जब चकनाचूर हुए पहाड़ ने बस, कार, ट्रक और दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लगातार शवों को निकालने का काम जारी है, मगर अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है। मंगल सिंह का 29 साल का बेटा बस में सवार था जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। यहाँ से जो है सुबह जो है भावनगर गया था, फिर भावनगर से जो वापिस घर चौरा आ रहा था। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? जानकारी नहीं है जी। आपका कौन था? मेरे ब्रदर है छोटे वाले, जो भावनगर से वापिस आ रहे थे बस में, तो अभी तक कोई पता नहीं है। मृतकों में ज्यादातर लोग आसपास के ही इलाके के हैं। कल जब हादसा हुआ उसके बाद मशीनों के समय से न पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा सामने आया। उनके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 घंटे की देरी हुई, जो कई लोगों की जान पर भारी पड़ी। मेरे भी पिताजी है उस बस में, कोई पता नहीं जिंदा या मर गए हैं। पता नहीं कितने घर के लोग, कितने रिश्तेदारों के लोग उसमें पड़े होंगे, दर्द से करा रहे होंगे, रो रहे होंगे। बेचारे वो बोलेंगे क्यों?
अब वो तो बेचारे दुख में, चलो हमने तो थोड़ा हिम्मत रखी, थोड़ी हम तो बात कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, ये तो चीजें गलत है ना। एक तरफ लोगों की नाराजगी थी, मुख्यमंत्री का इंतजार था, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 24 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। हादसे की जगह पर जाने के लिए उन्होंने शिमला से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। बचाव अभियान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री को भी पता नहीं कि बस में कितने लोग सवार थे। ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की भी है, सीआईएसएफ की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति इस प्रकार से है। तत्कालीन सहायता के तौर पर हिमाचल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए और घायलों को 5-5 हजार रुपए की मदद दी है, मगर लगातार दरक रहे पहाड़ की वजह से तबाही की आशंका बनी हुई है। जान का खतरा बरकरार है, जीना है तो मौत के इस डगर से ही सफर करने की मजबूरी है। सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक। टूरिस्ट सीजन में कोरोना की पाबंदियों के चलते पर्यटकों के घूमने पर रोक लगी थी, लेकिन अब उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में केरल तक हर जगह सैलानी सैर सपाटा करते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऑफ सीजन माने जाने वाले मॉनसून में इस बार सीजन से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। बरसात में ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाले और सुरक्षित माने जाने वाले टूरिज्म स्पॉट्स पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मुन्नार तक हर जगह पर्यटकों का सैर सपाटा देखा जा रहा है। लेह से तो वैसे भी बरसात रूठी रहती है, तो यहाँ पर आने से पहले टूरिस्ट्स को ये सब नहीं सोचना पड़ता। काफी सुंदर जगह है, पत्थर साहिब बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यानी लेह नहीं देखा, लद्दाख नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हमें राफ्टिंग करके बहुत अच्छा लगा, और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ जगह बहुत सुंदर है, इसलिए इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। केरल के मुन्नार का पर्यटकों के लिए फिर से खुलना यहाँ के कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आया है। 2018 में जबरदस्त बाढ़ और फिर कोरोना के चलते यहाँ का टूरिज्म लगातार ठप रहा है, लेकिन इस साल बाकी के सीजन से मुन्नार को बहुत आस है। इसी तरह केरल के एक और फेमस टूरिस्ट पॉइंट अलपुझा को भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। Actually, people were telling don't come to Kerala, it's all hotspot area. When I actually came here, what I saw was tourist area is almost clean. There is nothing to worry. Wear your mask, use sanitizer, enjoy the ride. Actually, इतने टाइम से घर पे रह रहे हैं तो फिर वो मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था, घर पे कंटिन्यू एक ही जगह। दक्षिण के कश्मीर मुन्नार में मानसून में बहार लौट आई है, तो कश्मीर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए लगातार नई कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा से सटी बंगस वैली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर बंगस फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूलिंग के जमाने में मॉनसून भी घूमने और काम करने के लिए सुकून भरी जगहों के ढेरों विकल्प पेश कर रहा है, जिससे आखिरकार टूरिज्म इंडस्ट्री को फलने फूलने का मौका मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। देश भर में चंद राज्यों ने दूसरी कोरोना लहर कम होने के बाद स्कूलों को खोल दिया, लेकिन इन राज्यों में बच्चों में आए दिन कोरोना के बढ़ते हुए केस देखते हुए दूसरे राज्य स्कूल को खोलने में अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ऐसे में अब बाकी स्कूल खोलने से पहले टीचर्स और कर्मचारियों का टीकाकरण कराना बेहद जरूरी हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के साथ ही कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये स्कूल केवल बड़ी क्लासों के लिए खोले गए हैं। उसमें भी कहीं 50% बच्चों को आने की अनुमति है,
तो कहीं पर आधे दिन के लिए ही स्कूल खोले जाते हैं। ऐसे में अब देश भर में कोरोना काल से पहले की तरह रेगुलर स्कूल खोलने पर विचार हो रहा है। इसके लिए सरकार ने देश भर के करीब 75 लाख शिक्षकों के टीकाकरण को लेकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी AHPI को संभावना तलाशने को कहा है। देश भर में करीब 1.5 करोड़ शिक्षक हैं, जिनमें से 50% शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि अलग अलग कंपनियों से CSR के तहत पैसे जुटाकर देश भर के निजी अस्पतालों में शिक्षकों का मुफ्त टीकाकरण शुरू करना चाहिए। स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों समेत सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। AHPI ने Amazon समेत 6 कंपनियों से CSR फंड जुटाने का सुझाव दिया है। AHPI भी अपने हॉस्पिटल के बड़े नेटवर्क के जरिए मिलकर शिक्षकों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करने को तैयार है। AHPI के मुताबिक वैक्सीनेशन CSR एक्टिविटी का हिस्सा है, तो कंपनियों से रकम जुटाकर इसे शुरू किया जा सकता है। हाल ही में हुए चौथे सीरो सर्वे के नतीजे आने के बाद से स्कूल खोलने का सुझाव दिया जा रहा है। सीरो सर्वे के मुताबिक बच्चों में भी अच्छा खासा संक्रमण हुआ था और अब उन पर ज्यादा खतरा नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोविड की दूसरी लहर खत्म होने के बाद स्कूलों को खोला जा चुका है। ऐसे में सरकार टीचर्स के वैक्सीनेशन के साथ बच्चों में संक्रमण का खतरा कम करने की प्लानिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।